नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सत्येंद्र सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान श्री राधेश्याम आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के लिए प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि पश्चिमी राजनीतिक विचारक के बारे में बात करेंगे। इसमें हम खंड क के विचारक प्लेटो के बारे में बात कर रहे थे। प्लेटो पश्चिमी राजनीतिक जगत का एक प्रमुख राजनीतिक विचारक है। प्लेटो का जन्म एथेंस में 428-27 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे तथा प्लेटो ने एक अकादमी अर्थात शिक्षणालय की भी स्थापना की थी। रिपब्लिक प्लेटो की एक सर्वोत्तम कृति है। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे हुए होने के कारण उन्हें संवाद कहा जाता है। प्लेटो की प्रमुख जो रचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं: अपोलोजी, क्रीटो, यूथिफ्रो, जॉर्जियस, मीनो, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, फेडो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेट्समैन और लाज। ये प्लेटो के द्वारा रचित उनकी रचनाएं हैं। प्लेटो की चिंतन पद्धति। प्लेटो की जब चिंतन पद्धति के बारे में हम बात करते हैं तो प्लेटो ने अपने चिंतन में बहुत सी पद्धतियों का प्रयोग किया है। वस्तुतः प्लेटो के दर्शन में हमें द्वंद्वात्मक, विश्लेषणात्मक, सौदेशात्मक, निगमनात्मक, सादृश्यात्मक तथा ऐतिहासिक आदि सभी पद्धतियों के प्रयोग का आभास मिलता है। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे हुए होने के कारण उन्हें संवाद कहा जाता है। संवाद या द्वंद्वात्मक पद्धति चिंतन की वह प्रणाली है जिसके द्वारा प्रश्नोत्तर एवं तर्क वितर्क के आधार पर किसी सत्य का अन्वेषण किया जाता है। इस पद्धति के द्वारा मस्तिष्क के विचारों को उत्तेजित कर उन्हें सत्योन्मुख करने का प्रयास किया जाता है। प्लेटो ने द्वंद्वात्मक या संवाद शैली को अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया था। प्लेटो ने अपनी इस द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग 3 उद्देश्यों से किया है। प्रथम, सत्य के अन्वेषण हेतु। द्वितीय, सत्य की अभिव्यक्ति और प्रचार हेतु। और तृतीय, सत्य की परिभाषा हेतु। प्लेटो ने निगमनात्मक अर्थात डिडक्टिव मेथड का प्रयोग भी किया है, जिसे दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में दार्शनिक कुछ सिद्धांतों को प्रथम अथवा आधारभूत मानता है, जिनसे कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसी कारण इस पद्धति को सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति भी कहते हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य। रिपब्लिक में प्लेटो अपने आदर्श को किंचित मात्र भी न्यून नहीं करता। उसे केवल इस बात से संतोष है कि वह राज्य को एक आदर्श रूप में प्रदर्शित कर रहा है। यह कथन नेटलशिप के द्वारा प्लेटो के आदर्श राज्य के संदर्भ में कहा गया है। रिपब्लिक में दार्शनिक प्लेटो के समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय आदर्श राज्य है। अपने आदर्श राज्य के भव्य भवन के निर्माण हेतु
उसने न्याय सिद्धांत को आधारशिला तथा शिक्षा योजना एवं साम्यवाद के सिद्धांत को आधार स्तंभ के रूप में प्रयोग किया है। आदर्श राज्य की बागडोर वह ऐसे दार्शनिक शासकों के हाथों में सौंपता है जिसमें सुंदर आत्मा के सभी गुण होते हैं, अर्थात वे सर्वज्ञ, विवेकशील, सर्वद्रष्टा तथा परम सत गुणों से युक्त शासक होते हैं। प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था जो पूर्ण रूप से आदर्श मॉडल हो, अर्थात उसकी रचना, उसकी दृढ़ता, उसके सौंदर्य एवं उसकी आदर्शवादिता में कहीं भी किसी भी प्रकार की वह त्रुटि नहीं रखना चाहता था। आदर्श के हेतु उपासना ही रिपब्लिक में उसके चिंतन का एकमात्र लक्ष्य था। उसको इस बात की विशेष चिंता नहीं थी कि उसके द्वारा चित्रित आदर्श राज्य व्यावहारिक भी है अथवा नहीं। उसने स्वीकार किया है कि वह आदर्श राज्य शब्दों में निर्मित है, क्योंकि मेरे विचार से पृथ्वी पर यह कहीं भी नहीं है। यह प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के संदर्भ में कथन दिया है। प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य का संबंध, अर्थात प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्यों के बीच में किस प्रकार से संबंधों का चित्रण किया है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के निर्माण का प्रारंभ व्यक्ति तथा राज्य के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति पर विचार करते हुए किया है। उसके अनुसार राज्य तथा व्यक्ति दो पर्यायवाची शब्द हैं। राज्य व्यक्ति के विराट रूप की अभिव्यक्ति है। प्लेटो का मत था कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से पैदा नहीं होते, किंतु उन व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होते हैं जो उनमें रहते हैं। प्लेटो को राज्य की चेतना में तथा व्यक्ति की चेतना में एकता का आभास हुआ है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि व्यक्ति और राज्य के न तो उद्देश्यों में ही अंतर है और न ही उनके हितों में किसी प्रकार का विरोधाभास है। उसके मतानुसार अच्छे जीवन की प्राप्ति ही राज्य तथा व्यक्ति के जीवन का महानतम उद्देश्य है। अच्छे व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ही एक अच्छी राजनीतिक इकाई का निर्माण हो सकता है और अच्छे राज्य में ही अच्छे व्यक्तियों का निर्माण संभव है, ऐसा प्लेटो की मान्यता थी। प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य का संबंध। इसके साथ साथ प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की उत्पत्ति और विकास के चरण भी बताए हैं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का निर्माण 3 चरणों में संपन्न हुआ माना है। मानव की आर्थिक आवश्यकताओं को ही राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख आधार उसने माना है, क्योंकि इनकी पूर्ति के लिए ही व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का सहयोग करने को बाध्य होता है। प्लेटो के अनुसार मानव की आर्थिक आवश्यकताएं ही राज्य को एकता के सूत्र में बांधने वाले प्रारंभिक तंतु हैं। इकाई के रूप में कोई भी व्यक्ति अपने आर्थिक जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, जबकि पारस्परिक सहयोग एवं विनिमय से सभी अपने आर्थिक आवश्यकताओं की अधिक मात्रा में पूर्ति करने में सफल हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति या समाज के आर्थिक हितों की समुचित रूप से तभी रक्षा हो सकती है जब व्यक्ति अपने द्वारा तैयार की गई वस्तुएं समाज को प्रदान करे तथा अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुएं समाज से प्राप्त करे। आर्थिक जीवन की वस्तुओं का इस प्रकार का आदान प्रदान श्रम विभाजन तथा कार्य विशिष्टीकरण को जन्म देता है। राज्य की उत्पत्ति के इस प्रथम चरण में राज्य के उस वर्ग का विकास होता है जिसे प्लेटो उत्पादक वर्ग कहकर पुकारता है एवं जिसका प्रमुख गुण संपत्ति प्रेम तथा क्षुधा है। राज्य की उत्पत्ति का दूसरा चरण तब प्रारंभ होता है
जब प्लेटो उस वर्ग के निर्माण की योजना प्रस्तुत करता है जो राज्य के साहस तथा उत्साह का प्रतिनिधि है। राज्य के अंग के रूप में इस वर्ग का प्रमुख गुण उत्साह है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य सिर्फ आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने मात्र से संतुष्ट नहीं हो जाता है, वह अपनी सांस्कृतिक इच्छाओं को भी तृप्त करना चाहता है। उसे संगीत, साहित्य, काव्य, कविता, कला आदि विभिन्न वस्तुओं की तृष्णा होती है। इन विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति हेतु अधिसंख्यक लोगों का होना आवश्यक है। अधिसंख्यक लोगों के निवास और भरण पोषण हेतु विशाल भूप्रदेश की आवश्यकता होती है। विशाल भूप्रदेश को अधिकृत करने हेतु युद्ध होता है। युद्ध के हेतु सैनिक वर्ग का उदय होता है और सैनिक वर्ग मानव आत्मा के साहस तत्व का प्रतीक है। आदर्श राज्य के निर्माण का तीसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब सैनिक वर्ग में ही प्लेटो राज्य के विवेक तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च वर्ग का निर्माण करता है। उसके अनुसार सैनिक वर्ग के लोगों में सामान्यतया उत्साह तथा विवेक पाया जाता है, किंतु इनमें कतिपय ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनमें उत्साह की अपेक्षा विवेक का अत्यधिक बाहुल्य होता है। ऐसे लोगों को प्लेटो ने दार्शनिक शासक माना है तथा शासक वर्ग का प्रमुख गुण विवेक है। इस प्रकार 3 चरणों में राज्य का निर्माण उन 3 वर्गों के क्रमशः विकास के साथ संपन्न होता है जो राज्य की 3 मूलभूत आवश्यकताओं उत्पादन, रक्षा तथा शासन की पूर्ति अपने 3 गुणों क्षुधा, साहस तथा विवेक के आधार पर करते हैं। आदर्श राज्य की अवधारणा आलोचनात्मक मूल्यांकन। प्लेटो की आदर्श राज्य की अवधारणा का विभिन्न विषयों ने आलोचना के माध्यम से मूल्यांकन किया है। प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा की डनिंग, पॉपर, रसेल आदि विद्वानों ने आलोचना की है। डनिंग के अनुसार आदर्श राज्य की अवधारणा अव्यावहारिक है। पॉपर के अनुसार प्लेटो ने आदर्श राज्य का निर्माण इस प्रकार किया है कि उसकी वेदी पर उसने व्यक्ति को राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक साधन मान लिया है। रसेल ने आदर्श राज्य को रोमांसवाद की संज्ञा दी है। प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा को ये माना गया है कि ये व्यावहारिक रूप में इसको प्राप्त करना संभव नहीं है। यह केवल आदर्श के लिए ही आदर्श हो सकती है। व्यावहारिक जीवन में इसका पूर्ण रूप से पालन किया जाना संभव नहीं है। धन्यवाद।